इससे पिछले लेक्चर हमने पढ़ा था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को हमने इसके अंदर हमने क्या चीज पढ़ी थी? पहला इनहेलेशन, कि सांस का अंदर जाना, एयर का लंग्स के अंदर जाना, इसके अंदर ये चीज। इसके अंदर चेंजेस, जो चेंजिंग आती थी बॉडी के अंदर वो क्या थी? पहले थी रिब्स, ये अपवर्ड चली जाती थी, राइज हो जाती थी, और दूसरा डायफ्राम, ये डाउनवर्ड चला जाता था। इन दोनों कामों की वजह से एरिया बढ़ जाता था। एरिया बढ़ने की वजह से जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता था। प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से फिर एयर बाहर से जाती थी एटमॉस्फेयर से लंग्स के अंदर, ताकि वो प्रेशर को इक्वलाइज कर सके। प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज होता था, फिर जब एयर आती तो प्रेशर को वो इंक्रीज कर देती थी, नॉर्मलाइज कर देती थी, जो एटमॉस्फेयर के और लंग्स के अंदर प्रेशर उसको नॉर्मल कर देती थी। एक चीज, जब एक्सलेशन जो दूसरा हमने पढ़ा था प्रोसेस, इसके अंदर क्या आता है कि लंग्स से एयर जानी है एटमॉस्फेयर के अंदर। इसके अंदर चेंजेस क्या आती थी? बिल्कुल उल्ट। रिब्स पहले रेज होते थे, अब इनवर्ड दोबारा अंदर की तरफ चले जाते थे, और डायफ्राम इसने भी दोबारा अपवर्ड चले जाना। अब अपवर्ड जाने की वजह से इसके अंदर क्या चेंजेस आती थी? एरिया इन दोनों का डिक्रीज हो जाता था। एरिया डिक्रीज होता था तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता था, अंदर का जो प्रेशर था। इस प्रेशर को कम करने के लिए जो लंग्स से एयर थी वो लंग्स से एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाती थी। प्रेशर इंक्रीज था, इसको डिक्रीज करने के लिए। ये हमारा सिंपल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। अब हमने ये देखना है कि इनहेलेशन क्यों होता है, एक्सहेलेशन क्यों होता है, इसकी जरूरत क्यों पेश आती है। इसके अंदर ब्रेन, अगर हम देखें, अगर मैं यहाँ पर रेस करता हूँ सिंपल समझाऊं, कि जब हम हार्ड वर्किंग करते हैं, एक ये कंडीशन और एक है नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन कि जब आराम से सुकून से हम बैठे हुए हैं, हमें कोई वजनी काम या मुश्किल काम नहीं कर रहे। इसके अंदर जो रेस्पिरेशन हो रही होती है, ब्रीथिंग हो रही होती है 15 to 20 पर मिनट्स, टाइम्स पर मिनट्स। और जब हार्ड वर्किंग हो रही होती है तब ये 30 to 40 टाइम्स पर मिनट्स। अब इसके अंदर ये चेंजेस क्या आती हैं, हम इनको पढ़ते हैं क्यों होता है। जब हमारी बॉडी के अंदर वर्किंग हो रही है, ये नॉर्मल कंडीशन है या हार्ड वर्किंग है? नॉर्मल कंडीशन में भी हमारा हर सेल नॉर्मल वर्किंग कर रहा है। जब नॉर्मल वर्किंग कर रहा है तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है हमारे ब्लड के अंदर। जब हमारे ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, फुल हो जाती है, तो क्या करते हैं, हमारा ब्रेन के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर होता है इन ब्रेन। वो क्या करता है, वो इस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को देखता है कि ज्यादा होगी, तो वो क्या करता है, ऑर्डर देता है रिब्स को और डायफ्राम मसल्स को। डायफ्राम मसल्स को ऑर्डर देता है कि वो क्या करे, इनहेलेशन के अंदर वो अपवर्ड राइज हो जाए और ये डायफ्राम को डाउनवर्ड प्रेस हो जाए। तो इससे क्या होगा, इससे इनहेलेशन होगी, सांस अंदर आएगी, फिर दोबारा फिर इसको ऑर्डर देता है कि क्या करे, ये दोबारा अपनी पोजीशन पे चला जाए और ये भी दोबारा अपनी पोजीशन पे चला जाए। इससे क्या होगा, एक्सहेलेशन होगी और सांस दोबारा बढ़ जाएगी। ये काम होता है, कौन कराता है? रेस्पिरेटरी सेंटर। ये नॉर्मल कंडीशन में भी इस तरह होता है। अब जब हम हार्ड वर्किंग कर रहे होते हैं, हार्ड वर्किंग करने की वजह से हमारे हर सेल के अंदर बहुत ज्यादा वर्किंग हो रही है, बहुत ज्यादा ग्लूकोज की उठ रहा है और बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। जब बहुत ज्यादा मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ब्लड के अंदर में जाती है, तो रेस्पिरेटरी सेंटर इन दोनों को, रिब्स के मसल्स को और डायफ्राम को, ये ऑर्डर करता है कि रिब्स और डायफ्राम बहुत तेज क्या करें, अपनी मूवमेंट कर दें। ये अपवर्ड, रेस्ट और इनवर्ड, इसकी दो मूवमेंट होती हैं। ये भी दोनों बहुत तेज होने लग जाती हैं और ये भी डाउनवर्ड और अपवर्ड,
ये भी दोनों बहुत तेज होने लगेगी। जब ये दोनों तेज होने लग जाती हैं, तेज होने की वजह से बहुत जल्दी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होती है। जल्दी जल्दी जब ये होती रहती है तो बॉडी ब्लड के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जल्दी रिमूव होती रहती है। और ये कब होता है? हार्ड वर्किंग और ये तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, इस वजह से ज्यादा तेजी के साथ ये दोनों काम होते हैं। रिब्स और डायफ्राम मूवमेंट होती है, इसकी वजह से ये जो इसकी रिस्पिरेशन का रेट है वो 30 to 40 टाइम्स पर मिनट हो जाता है। वैसे ही 15 to 20 टाइम होता है। अब यहाँ पर कुछ और चीजें हैं इसके हवाले से कि जब इनहेलेशन हो रही होती है और जब एक्सहेलेशन हो रही होती है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आती है। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, अब जो इनहेल एयर होती है उसके अंदर ऑक्सीजन, जो सांस बाहर से एटमॉस्फेयर से अंदर आती है उसके अंदर ऑक्सीजन 21% होती है। और जब एक्सहेल होती है अंदर से ऑक्सीजन एयर ने बाहर आना है तो उसके अंदर ऑक्सीजन 16% पाई जाती है। ये टेबल शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज वाइज आ सकता है। उसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर मौजूद, जो इनहेलेशन एयर के अंदर, इनहेल एयर के अंदर मौजूद होती है, 0.04% मौजूद होती है। और जो एक्सहेल जब हम अंदर से बाहर निकालते हैं इसको, सांस को, तब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से ज्यादा बाहर निकलती है, तो इस वजह से इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, ये 4% हो जाती है। उसके बाद जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एयर में मौजूद होती है 79%, और ये इसी तरह हमारे सांस में जाती है, पर हमारी बॉडी इसको यूज नहीं कर सकती इस नाइट्रोजन को, और ये इसी तरह बाहर आ जाती है। इसका कोई रोल नहीं है सांस के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर इस फॉर्म में। उसके बाद एयर के अंदर वाटर भी मौजूद होता है, वाटर वेपर्स, वाटर के पानी के बुखारात मौजूद होते हैं, वो भी जगह के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं। गर्मी के अंदर वाटर वेपर्स मुख्तलिफ एटमॉस्फेयर में, सर्दी के अंदर अलग है और मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। इस चीज को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल, मतलब वेरिएबल चेंज होते रहते हैं। कमरे के अंदर कुछ है, बाहर हवा में जाएंगे तो तब कुछ है। जब इसने बॉडी से दोबारा बाहर आना है तो तब वाटर वेपर्स क्या होते हैं? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब है कि ना ज्यादा बहुत ज्यादा मिकदार में होते हैं, ना बहुत कम मिकदार में होते हैं। इतनी सांस होती है उसके बराबर ही सैचुरेटेड एक सॉल्यूशन बनाया होता है। उसके बाद जो डस्ट पार्टिकल्स पाए जाते हैं एटमॉस्फेयर में, वो भी हमारी बॉडी के अंदर जिस हिसाब से एनवायरनमेंट में, माहौल में, एटमॉस्फेयर में, एयर में गंदगी पाई जाती है, उस हिसाब से डस्ट हमारी बॉडी के अंदर जाएगी। ये भी वेरिएबल है। कमरे के अंदर मुख्तलिफ है, बाहर रोड के ऊपर मुख्तलिफ है, ग्राउंड के अंदर मुख्तलिफ है। और जब ये अंदर चली जाती है तो कभी हमारे लंग्स के अंदर जाके स्टक हो जाती है, या गले में स्टक हो जाती है, इसलिए दोबारा बाहर नहीं आती, ये नन, ऑलमोस्ट नन। उसके बाद फिर जो टेम्परेचर होता है इनहेल एयर का और एक्सहेल एयर का, जो हम इनहेलेशन करते हैं वो भी वेरिएबल होता है, क्योंकि हर जगह एक जैसा टेम्परेचर मौजूद नहीं है। हवा का टेम्परेचर मुख्तलिफ हो सकता है, सुबह मुख्तलिफ है, दोपहर को मुख्तलिफ है, शाम को रहता है, और अंदर मुख्तलिफ है, किसी एक इलाके में मुख्तलिफ है, दूसरे इलाके में मुख्तलिफ है। और जब ये बॉडी से, हमारे बॉडी से एक्सहेलेशन होती है, बाहर आता है, तब क्या होता है? हमारी बॉडी का ये टेम्परेचर होता है 37, तो इसका टेम्परेचर भी 37 होता है, इक्वल टू बॉडी, और तकरीबन बॉडी के इक्वल होता है। ये हमारा कंप्लीट टॉपिक हो गया मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। कल हमने इनहेलेशन, लास्ट लेक्चर में हमने इनहेलेशन और एक्सहेलेशन पढ़ा था। आज हमने इसकी मजीद तफसील पढ़ ली कि ये किस तरह होता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग मुकम्मल, और इनहेलेशन और एक्सहेलेशन एयर के अंदर कितनी परसेंट कौन सी चीज पाई जाती है। इसके मतलब आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।